नमस्ते। साइकोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स और इंसानी दिमाग को समझने का शौक रखने वाले सभी लोगों का इस मास्टर रिवीजन गाइड में स्वागत है। आज का हमारा ये खास एक्सप्लेनर पूरी तरह से एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों पर केंद्रित है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं और एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प थ्योरी में गोता लगाते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे सैद्धांतिक आधार से, फिर बचपन और किशोरावस्था से होते हुए वयस्कता और आखिर में इसके सांस्कृतिक पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आइए उस नींव को समझते हैं जिस पर एरिक्सन का पूरा काम टिका हुआ है, यानी उनका सैद्धांतिक आधार। आपको याद ही होगा कि एरिक्सन ने सिगमंड फ्रॉइड के काम को कैसे एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को एक साइकोसोशल यानी मनोसामाजिक सिद्धांत में बदल दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एरिक्सन का मानना था कि हमारा ईगो सिर्फ हमारे बचपन में ही नहीं बल्कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारे पूरे जीवन काल में लगातार एक सकारात्मक योगदान देता है। उनकी पूरी थ्योरी इसी बात पर टिकी है कि इंसान हर स्टेज में क्षमता या कॉम्पिटेंस कैसे हासिल करता है। जरा इस सीढ़ी वाले ग्राफिक के बारे में सोचिए। एरिक्सन का सिद्धांत बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप काम करता है। हम एक एक करके इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। जब हम एक सीढ़ी सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक नई क्षमता आती है और पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर हम किसी सीढ़ी पर लड़खड़ा गए तो बस वहीं से हमारे अंदर एक अपर्याप्तता या इनएडिक्वेसी की भावना घर करने लगती है। अब चलते हैं जिंदगी के बिल्कुल शुरुआती सालों की तरफ, जहां हमारी पर्सनैलिटी की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव रखी जाती है। सीढ़ी का सबसे पहला कदम ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से लेकर पहले साल तक एक छोटा बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। अगर उसे प्यार मिलता है, समय पर खाना मिलता है और उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो वो इस दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। उसे लगता है कि हाँ, ये दुनिया एक सुरक्षित जगह है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा डरा डरा सा रहने लगता है और दुनिया उसके लिए एक अप्रत्याशित और खौफनाक जगह बन जाती है। फिर आता है 1 से 3 साल का वो समय जिसे हम मैं खुद करूंगा वाला फेज कहते हैं। इसे ऑटोनॉमी बनाम शेम और डाउट कहा गया है। कभी किसी 2 साल के बच्चे को देखा है जो चिलचिलाती गर्मी में ऊनी स्वेटर खुद पहनने की जिद करता है? ये वही फेज है। वो बस अपनी आज़ादी महसूस करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें ये छोटे छोटे मौके नहीं देंगे या हर बात पर टोकेंगे तो वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगेंगे और उनके अंदर एक शर्म की भावना पैदा हो जाएगी। ऑटोनॉमी के बाद बारी आती है इनिशिएटिव यानी पहल करने की। 3 से 6 साल की उम्र में ये बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव का मतलब है वो महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी की भावना जो तब पनपती है जब हम बच्चों को एक सुरक्षित दायरे में रहकर अपने फैसले खुद लेने देते हैं। तो इस स्टेज का मुख्य संघर्ष है पहल बनाम अपराधबोध। अगर बच्चों को नए खेल खेलने और लोगों से घुलने मिलने की आज़ादी मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन सोचिए, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हों और उनकी हर पहल को दबा दें तो क्या होगा? बच्चे अपनी इच्छाओं को लेकर गिल्ट या अपराध बोध महसूस करने लगेंगे। मनोवैज्ञानिक विकास के लिए ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। आगे बढ़ते हैं स्कूल और किशोरावस्था की तरफ। यहाँ आकर इंसान की दुनिया घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर काफी बड़ी हो जाती है। 6 से 12 साल की उम्र, ये वो समय है जिसे परिश्रम बनाम हीनता या इंडस्ट्री बनाम इन्फीरियॉरिटी कहा जाता है। यहीं पर बच्चे पहली बार खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। जो अपनी पढ़ाई या स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेते हैं वो एक गजब का प्राइड महसूस करते हैं। लेकिन जो बच्चे क्लास में या प्लेग्राउंड में दूसरों की बराबरी नहीं कर पाते, उनके अंदर एक गहरी हीन भावना यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ सकता है, जो कई बार जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ता। और फिर शुरू होता है जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान, 12 से 18 साल की उम्र। इस दौरान हर इंसान के दिमाग में बस यही सवाल घूमते हैं, आखिर मैं हूं कौन और मुझे अपनी जिंदगी में आगे करना क्या है? इसे हम आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन कहते हैं। एक टीनेजर अलग अलग तरह के शौक, स्टाइल और विचारों को आजमाता है ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। जो लोग इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आते हैं उन्हें अपने बारे में एक क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन जो लोग या तो बिल्कुल उदासीन रहते हैं या जिन पर दूसरों की उम्मीदें थोप दी जाती हैं, वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि समाज में उनकी जगह क्या है। अब हम एडल्टहुड यानी वयस्कता की सीढ़ियों पर आ पहुंचे हैं, जहां हमारे रिश्ते और समाज को लेकर हमारी जिम्मेदारियां और भी गहरी हो जाती हैं।
20 से 40 का दशक का ये शुरुआती समय इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन का फेज है। यहाँ एरिक्सन की एक बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन थी। आप किसी और के साथ अपनी जिंदगी तब तक सफलतापूर्वक शेयर नहीं कर सकते जब तक आप खुद को अच्छे से न पहचानते हो। अगर पिछले स्टेज में आपकी अपनी पहचान ठीक से नहीं बनी है तो आपको गहरे रिश्ते बनाने में बहुत दिक्कत आएगी और इसका सीधा नतीजा होगा इमोशनल आइसोलेशन यानी भावनात्मक अकेलापन। इंटीमेसी के बाद मिडिल एज में आता है जननात्मकता बनाम स्थिरता यानी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ मुख्य फोकस खुद पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को गाइड करने और समाज में कुछ प्रोडक्टिव योगदान देने पर होता है। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी जिंदगी एकदम ठहरी हुई और खोखली लगने लगती है। और आखिर में जीवन का वो पड़ाव जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी को देखता है, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। 60 के दशक के बाद का ये समय आत्ममंथन का होता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है और पिछली सारी सीढ़ियां पार कर ली हैं, उन्हें एक सुकून और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया, उनका पूरा ध्यान इस पर रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, और ये पछतावा उनके आखिरी दिनों को कड़वाहट और डिप्रेशन से भर देता है। एग्जाम्स के लिए ये मास्टर मैट्रिक्स सच में गेम चेंजर है। ये चार्ट एरिक्सन के सभी 8 स्टेजेस, उनकी उम्र और हर स्टेज के मुख्य साइकोलॉजिकल क्राइसिस को एक ही जगह पर समराइज करता है। रिवीजन के वक्त इस चीट शीट को जरूर दिमाग में रखिएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इन स्टेजेस का हमारी संस्कृति और समाज से क्या लेना देना है? एरिक्सन ने खुद इस बात पर जोर दिया था कि ये स्टेजेस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर संस्कृति की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। मतलब जो चीज़ एक सोसाइटी में पहल या ऑटोनॉमी मानी जाती है, हो सकता है दूसरी सोसाइटी में उसका तरीका बिल्कुल अलग हो। सर्वाइवल की ज़रूरतों के हिसाब से ये स्टेजेस अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अब जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार कीजिए। अगर ये 8 संघर्ष सच में हमारी मेंटल हेल्थ तय करते हैं, तो आज की इस भागदौड़ वाली डिजिटल और मॉडर्न दुनिया में क्षमता या कॉम्पिटेंस का असली मतलब क्या रह गया है? और ये बदलती हुई परिभाषा आने वाली पीढ़ियों को किस तरह आकार देगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस खास एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब ये 8 स्टेजेस आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो गए होंगे।